कहानी की शुरुआत 2023 के हैलोवीन से होती है, लेकिन यहाँ हमें याद कराया जाता है कि आज से ठीक 35 साल पहले इस पीसफुल विलेज में 3 मर्डर हुए थे, वो भी बहुत बेरहमी से। अक्टूबर 1987 में सबसे पहले टिफनी नाम की लड़की को मारा गया, वो भी उसके 16वें जन्मदिन पर। उसकी बॉडी उन्हीं के गैराज में मिली। फिर उसके 2 दिन बाद मरीसा नाम की लड़की को मारा गया। खैर, इसका तो नाम ही मरीसा था, तो भला ये कब तक जिंदा रहती। उसकी बॉडी जंगल में बने उनके कैबिन में मिली। और फिर हैलोवीन की रात में हैदर नाम की लड़की को मारा गया। और कमाल की बात है कि ये भी 16 साल की हुई थी और इसे भी बाकी 2 की तरह 16 बार चाकू घोंप के मारा गया। हैदर की डेड बॉडी एक अम्यूजमेंट पार्क के पार्किंग लॉट में मिली थी। तीनों लड़कियां 16 साल की थी और तीनों को 16 बार चाकू घोंप के मारा गया, इसलिए किलर का नाम स्वीट 16 किलर पड़ गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि किलर ने इन तीनों लड़कियों के बाद किसी को नहीं मारा और ना ही उसका कुछ पता चला। बस एक मास्क है जो आज भी लोग बाग हैलोवीन पे लगा के घूमते हैं। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं टोटली किलर। तो अब आज का दिन दिखाया जाता है जहां क्रिस डाबुसाज नाम का आदमी स्वीट 16 किलर के ऊपर पॉडकास्ट बना रहा था। इस आदमी को देख के लग रहा है कि इसकी जिंदगी में और कुछ ढंग का करने को है ही नहीं सिवाय स्वीट 16 किलर की कहानियों पर पॉडकास्ट बनाने के। फिर जेमी नाम की एक पापा की परी दिखाई जाती है जो आज हैलोवीन के मौके पर अपनी दोस्त एमिलिया के घर जाने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम पैम को ये मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं स्वीट 16 किलर दोबारा ना आ जाए। हालांकि इस बात को 35 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी मॉम पैम आज भी स्वीट 16 किलर से डरा करती थी, क्योंकि जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था वो उन्हीं के साथ की थी। और तो और आज जेमी 16 साल की हुई है, इसलिए भी मॉम को डर है। लेकिन जेमी ने मॉम को समझाया कि इस बात को 35 साल हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई स्वीट 16 किलर नहीं आ रहा। जेमी ने यह भी कहा कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना आता है, इवन मेरे पास पेपर स्प्रे भी है। फिर जेमी का बाप जेक सोफे से उठा और जेमी को एमिलिया के घर तक ले जाने की जिम्मेदारी ली। तभी पैम के फोन पर किसी का मैसेज आया और जैसे ही जेक ने मैसेज के बारे में पूछा तो पैम ने कह दिया कि ये तो ऐसी कंपनी का मैसेज है। अब जेमी अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिलिया के घर पहुंच गई और यहाँ पर एमिलिया की मॉम लॉरेन भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरेन भी पैम और ब्लेक की क्लासमेट थी। लॉरेन शिकायत करते हुए कह रही थी कि उसका बॉस हैलोवीन पे भी उसे छुट्टी नहीं देता और ये कहकर वो काम पे चली गई। इसके बाद ब्लेक दोनों लड़कियों को कॉन्सर्ट लेके चला गया। इधर पैम घर पर अकेली थी। तभी घर पर स्वीट 16 किलर वाला मास्क पहने कोई आया। पैम को लगा ये टॉफी लेने आया है, लेकिन जैसे ही पैम ने उसके हाथ में चाकू देखा वैसे ही वो गेट बंद करके अंदर भागी और तुरंत पुलिस को फोन लगाया। फिर किलर ने घर में घुस के पैम पर अटैक कर दिया, लेकिन पैम तो 16 साल की उम्र से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसने किलर को बढ़िया तरीके से धोया और फिर फटाफट एक चाकू उठा लिया। पैम के हाथ में चाकू देखकर किलर ने यहाँ से जाना ही ठीक समझा और जैसे ही पैम ने राहत की सांस ली वैसे ही किलर ने पीछे से आके उस पर हमला कर दिया और उसे भी वैसे ही मारा जैसे उसने बाकी 3 लड़कियों को मारा था, मतलब 16 बार चाकू घोंप के। अपनी मॉम की मौत से जेमी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसी बीच क्रिस को दिखाते हैं जो जेमी के घर के बाहर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अगले दिन स्कूल में पुलिस वाले आए और जेमी से पूछने लगे कि उसका बाप मर्डर के वक्त पर कहां पर था। पुलिस को शक था कि पैम के पति ब्लेक को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और उसी ने फिर पैम को मार दिया होगा। लेकिन जेमी को इस बकवास पे बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो उसके पापा उस वक्त जेमी के साथ ही थे और दूसरी बात वो मान ही नहीं सकती कि उसका बाप ऐसा कुछ कर सकता है। फिर वो साइंस एग्जीबिशन में जाती है जहां एमिलिया अपनी माँ की बनाई हुई टाइम ट्रेवल मशीन पर काम कर रही थी। एमिलिया की माँ लॉरेन इस मशीन को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन एमिलिया अपनी माँ के नोट्स की मदद से इसे पूरा करने में लगी हुई थी। उसे लगा कि इसकी मदद से स्वीट 16 किलर को रोका जा सकता है और जेमी ने भी यही सोचा कि अगर वो टाइम में 35 साल पीछे चली गई तो वो शायद अपनी माँ को बचा पाए। रात में जेमी क्रिस का क्राइम पॉडकास्ट देख रही थी, तभी उसके डैड वहां पर आ गए। उन्होंने उसे वो पॉडकास्ट देखने से मना किया, क्योंकि क्रिस दुख भरी खबर को भी मसाला लगा के सुनाता था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अगले दिन जेमी क्रिस से एक कैफे में मिली। उसने क्रिस से डायरेक्ट पूछ लिया कि उसके और उसकी मॉम के बीच में कुछ चल रहा था क्या, तो क्रिस इस बात से नाट गया। उसने कहा कि पैम उस किलर को पकड़ना चाहती थी और मैंने किलर के बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, तो इसी सिलसिले में हमारी बात होती रहती थी। फिर क्रिस ने बताया कि 35 साल पहले तीनों मर्डर के बाद एक धमकी भरा नोट तुम्हारी माँ को मिला था जिसमें लिखा था कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब जेमी काफ़ी परेशान थी। वो एमिलिया से बात करने साइंस एग्जीबिशन गई और तभी जेमी को मारने वहाँ पर किलर आ गया।
वो तो जेमी उससे बचते बचाते टाइम ट्रेवल बूथ में पहुंच गई और जब किलर ने वहां पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा तो जेमी ने मशीन स्टार्ट कर दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मगर तभी किलर ने उस पर अटैक किया और वो चाकू मशीन में जा लगा और मशीन अचानक से चालू हो गई। किलर के उस तक पहुंचने से पहले ही वो 1987 में पहुंच गई, वो भी उसी दिन जिस दिन टिफनी का मर्डर होने वाला था। वो शुरू में तो काफ़ी हैरान परेशान थी, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसे स्वीट 16 किलर को पकड़ के अपनी माँ को बचाना है। फिर उसने ऐसे ही रैंडम लेडी से अपनी मॉम के बारे में पूछा और उसे पता चला कि वे स्कूल में है। जेमी भी स्कूल पहुंच गई। वहाँ उसने बताया कि उसे कनाडा से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, जिसके चलते उसे तुरंत एडमिशन मिल गया। फिर वो रेडी होकर जिम क्लास में गई। वहाँ उसने तीनों लड़कियों को देखा, टिफनी, मरीसा और हैदर। फिर वो अपनी मॉम को ढूंढने लगी और तभी किसी ने उसे गाली दी। हाँ, यही बदतमीज बिगड़ैल लड़की इसकी मॉम पैम है। पैम अपने टाइम की सबसे बड़ी बुली थी। उसने जेमी का स्वागत उसकी नाक फोड़ के किया। फिर सब लड़कियों की आपस में बात होने लगी तो पता चला कि वे लोग आज रात टिफनी का 16वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो भी उसके घर पे। ये सुनते ही जेमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि आज रात ही टिफनी का मर्डर होने वाला था, वो भी उसी के गैराज में। जेमी के मना करने के बावजूद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे लोग उसे इग्नोर करके चल दिए। फिर जेमी को कुछ नहीं सूझा तो वो पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ये सुनते ही कि आज रात मर्डर होने वाला है हंसने लगी, क्योंकि उनके इस छोटे से शहर में आज तक कोई मर्डर नहीं हुआ था। इसके बाद जेमी एमिलिया की माँ लॉरेन से मिलती है, जो इस वक्त एमिली की उम्र की थी। जेमी ने लॉरेन को सब सच बता दिया, टाइम मशीन के बारे में और उसकी सीक्रेट डायरी के बारे में, जिससे लॉरेन को जेमी पर यकीन हो गया, क्योंकि लॉरेन की सीक्रेट डायरी के बारे में किसी को नहीं पता था। फिर जेमी ने लॉरेन को बताया कि उसे वापस अपने वक्त में भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम मशीन जो सिर्फ लॉरेन बना सकती थी। इधर 2023 में ब्लेक अपनी बेटी जेमी को ढूंढ रहा था। फिर एमिलिया वहां पर आई और उसने ब्लेक और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी टाइम ट्रेवल वगैरह के बारे में। एज ऑब्वियसली किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया सिवाय क्रिस के। इधर 1987 में जेमी लॉरेन के साथ टिफनी को बचाने के लिए उसके बर्थडे पार्टी में चली गई। वहाँ वो डग नाम के बंदे से मिली, जिसे अक्सर दूसरे बंदे बुली करते रहते थे। फिर जेमी ने एक अट्रैक्टिव बंदे को नोटिस किया और जल्दी उसे पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका डैड ब्लेक है। ब्लेक इस वक्त टिफनी का बॉयफ्रेंड था, ना कि उसकी मॉम पैम का। जेमी ने उन सबको वार्न करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर टिफनी एक लड़के को लेकर ऊपर चली गई। लूडो खेलने से पहले वो बाथरूम में गई और जब वो वापस आई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक वहाँ पर मास्क पहने हुए स्वीट 16 किलर आ गया और उसने टिफनी को उसी के बेडरूम में मार डाला। म्यूजिक तेज होने की वजह से किसी को टिफनी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन जब सबको पता चला तो जेमी को भी ये बात पता चल गई कि टाइम को बदला जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में टिफनी की बॉडी गराज में मिली थी, लेकिन इस टाइमलाइन के अंदर उसकी बॉडी बेडरूम में मिली है। इसके बाद जेमी और लॉरेन पैम के साथ जाते हैं, क्योंकि पैम इस वक्त बहुत डरी हुई थी। वे तीनों साथ में रुके और यहाँ जेमी ने पैम से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो टिफनी को मारना चाहता हो। तो पैम ने कहा कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि टिफनी, मरीसा, हैदर और इवन उसने खुद ने बहुत लोगों को बुली किया था। फिर हमें 2023 में एमिलिया को दिखाते हैं, जो टाइम मशीन ठीक करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ उसकी मदद के लिए क्रिस भी था। क्रिस को अब याद आने लगा कि टिफनी अपने गराज में नहीं बल्कि बेडरूम में मरी थी। इसे बोलते हैं रिपल इफेक्ट। जब पास्ट में कोई दूसरी टाइमलाइन बनती है तो प्रेजेंट में इस इफेक्ट की वजह से पिछली टाइमलाइन वाली घटनाएं धुंधली होने लगती है। तभी एमिलिया को 1987 की फोटो मिल गई, जिसमें जेमी भी थी। इसका मतलब जेमी सही सलामत 1987 में पहुंच गई, ऐसा एमिलिया ने सोचा। इधर ग्रुप के लोग अब मरीसा के कैबिन जाने का प्लान बना रहे थे। ओरिजिनल टाइमलाइन में मरीसा का खून उसी के कैबिन में हुआ था, इसलिए जेमी ने उन्हें वहां जाने से मना किया और इस बार वे लोग सरप्राइजिंगली मान भी गए। हालांकि जब वे पहुंचे तो जेमी ने देखा कि ये तो कहीं और का कह के यहीं कैबिन इन द वुड्स में आ गए और फिर यहाँ पर पार्टी करने लौंडे लपाटे भी आ गए। फिर जेमी ने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इवन एक ने तो उसे ये कहकर बाहर निकाल दिया कि वो पार्टी का मजा खराब कर रही है। फिर जेमी ने अंदर जाने की कोशिश की, वो भी ऊपर वाली खिड़की से। वहां उसने हैदर को बेहोश पड़ी हुई देखा और फिर वहां पर स्वीट 16 किलर आ गया, जो पहले से ही वहीं पर छुपा हुआ था।
उसने पहले तो रेडियो की आवाज़ तेज की, लेकिन हैदर को तभी होश आ गया और वो यहाँ से भागने लगी, लेकिन भाग नहीं पाई। किलर उसकी तरफ बढ़ा और फिर हैदर की मौत से मरने का जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया। पहली टाइमलाइन के हिसाब से मरीसा को मरना था, लेकिन उसकी जगह हैदर मारी गई। इसके बाद सब लोगों ने किलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सब पिटपिटा के शांत बैठ गए और किलर यहाँ से भाग गया। फिर पुलिस स्टेशन में जेमी ने पुलिस को किलर का खून लगा हुआ कपड़ा दिया ताकि वे डीएनए टेस्ट से पता लगा सके कि किलर कौन है। मगर इस वक्त तो पुलिस को ये भी नहीं पता था कि डीएनए टेस्ट क्या होता है। इसके बाद जेमी ने डेमन नाम के बंदे से बात की, लेकिन वो तो बस पढ़ाकू बच्चा था। तभी वहाँ डग आ गया और उन्हें क्लास में चलने के लिए कहने लगा। अब ग्रुप ने प्लान बनाया कि वे मरीसा को किलर को पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगला शिकार मरीसा ही थी। इधर लॉरेन टाइम मशीन बनाने में लगी हुई थी और उधर 2023 में भी एमिलिया टाइम मशीन को सही करने में लगी हुई थी और इस काम में उसकी मदद क्रिस कर रहा होता है। फिर हैलोवीन की रात में ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में आ गए और फिर मरीसा हॉन्टेड हाउस में आ गई और बाकी ग्रुप भी बेसब्री से वहीं हॉन्टेड हाउस में किलर का इंतजार कर रहा था। किलर भी बहुत जल्द यहाँ पर आ गया। यहाँ सभी लोग किलर पर टूट पड़े, लेकिन उससे लड़ना आसान नहीं था। वो तो जेमी ने सही वक्त पर किलर में चाकू भोंक दिया। अगले ही पल किलर जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर पीछे से एक जने ने किलर का दिल चीर दिया। यहाँ उन्हें पता चला कि किलर और कोई नहीं बल्कि उनका क्लासमेट डग ही था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रिश नाम की एक लड़की पिछले सेमेस्टर में रोड एक्सीडेंट में मारी गई और उस एक्सीडेंट से पहले ट्रिश, टिफनी, हैदर और मरीसा के साथ थी। उन्होंने ट्रिश को बहुत बुली किया और उसे खूब दारू पिलाई, वो भी ज़बरदस्ती। फिर उसी हालत में ट्रिश ड्राइव करने के लिए गई और रोड एक्सीडेंट में मारी गई। टिफनी, मरीसा और हैदर को नहीं पता था कि डग ट्रिश का बॉयफ्रेंड था, जो उसकी मौत से बेहद तकलीफ में था। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए ही उसने मौत का खेल शुरू किया। इस पर जेमी पैम पर भड़कने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मॉम इतनी बुरी इंसान है, लेकिन पैम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वो इन तीनों के साथ नहीं थी और ना ही वो ऐसा कुछ कर सकती है। इस पे जेमी कंफ्यूज हो गई कि पैम इस सब में शामिल नहीं थी, तो किलर ने उसके लिए नोट क्यों छोड़ा और 35 साल बाद वो पैम को मारने के लिए वापस क्यों आया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दूसरे किलर ने आके पीछे से मरीसा को मार दिया और अब ये किलर जेमी का पीछा करने लगा और रास्ते में उसने क्रिस के बाप को भी मार दिया, जो कि अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था। फिर लॉरेन और जेमी टाइम मशीन तक पहुंच गए, जो अब बन के तैयार थी। लॉरेन ने जेमी को समझाया कि राइड शुरू होने के बाद उसे मशीन में ही रहना होगा और अगर वो इधर उधर हुई तो टाइम की दीवार से टकरा के मारी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जेमी के निकलने से पहले ही किलर यहाँ पर आ गया। जेमी ने लॉरेन को यहाँ से जाने के लिए कहा और वो चली भी गई। इसी बीच जेमी ने मशीन चालू कर दी और इसी दौरान जेमी की मॉम पैम आ गई, जिसने किलर को दबोच लिया। अब मशीन चालू हो चुकी थी और इनकी लड़ाई भी। मशीन की रफ्तार के चलते तीनों जने दीवार से चिपक गए। तभी किलर पैम की तरफ बढ़ने लगा और पैम को बचाने के लिए जेमी ने उसे बाहर निकाल दिया। इसी हवा के झोंके से किलर का मास्क भी उतर गया और ये कोई और नहीं बल्कि 2023 वाला क्रिस है। यहाँ क्रिस ने माना कि वो नहीं जानता था कि डग असली किलर था, लेकिन 2023 में उसने पैम को इसलिए मारा ताकि स्वीट 16 किलर की सनसनी बरकरार रहे और उसे कवर करने के लिए न्यूज़ भी मिलती रहे। यहाँ पर यह भी पता चला कि वो धमकी भरे नोट भी क्रिस ने लिखे थे ताकि इस सनसनी खबर को और मज़ेदार बनाया जा सके। वो अपने बाप से कंपेयर होते हुए थक गया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रिपोर्टर थे, इसलिए उसने अपने बाप को ही मार डाला। ना रहेगा बांस और ना ही लोग कंपेयर करेंगे। फिर वो जेमी पर भी हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन जेमी के पास नेल गन थी, जिससे उसने क्रिस को छन्नी कर दिया और फिर लात मारकर उसे पीछे धकेल दिया, जिससे क्रिस समय के दबाव से एक्सप्लोड हो गया। अब जेमी वापस आ गई, वो भी हैलोवीन से ठीक एक दिन पहले, मतलब उसकी मॉम भी जिंदा है। इसी बीच लॉरेन को दिखाते हैं, जिसे सब याद था। जो भी घटनाएं पहले से अलग हुई थी वो लॉरेन ने एक डायरी में लिख ली ताकि जेमी को अपने मुंह से बता के वो काम पे जाने में लेट ना हो जाए, क्योंकि उसका बॉस उसे छुट्टी नहीं देता, याद है ना। तभी वहाँ एक लड़का आया और जेमी के घर में चला गया। यहाँ लॉरेन ने बताया कि इस बार तुम्हारे पेरेंट्स पहले मिल लिए, जिससे तुम्हारा एक बड़ा भाई पैदा हो गया और इस टाइमलाइन में उसका नाम जेमी है और तुम्हारा कोलैट।
फिर आखिर में क्रिस को दिखाते हैं जो इंडिया में किसी मोनेस्ट्री में साधु बन के रह रहा था। अपने बाप को लाइव टेलीविजन पे मरता हुआ देखकर वो ज्यादा ही घबरा गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गया। उसे क्या पता कि उसके बाप को खुद उसी ने मारा था। तो बस इसी क्लाइमैक्स के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। यूजर कह रहे हैं कि कभी भी दूसरे के सामने किसी तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये वाली लाइन इन्हें काफ़ी पसंद आई। डी के बॉस कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करे तो लोग कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल तो हमारे बैटमैन है। किंगडम को मूवी प्लस एक्सप्लेनेशन परफेक्ट लगी। अब्दुल के लिए मैं थ्रिलर मूवी ले आया और यहाँ एसएस ने बिल्कुल सही बात बताई है कि मूवी के राइटर पॉल शेडर ने कहा था कि ट्रेविस वहाँ सोफे पर मरा नहीं बल्कि वो बाद में सच में हीरो बन गया। काफ़ी अच्छी लगी मुझे आपकी रिसर्च। अपना असली नाम कमेंट में लिखिए। भावेश को एक्सप्लेनेशन मस्त लगी। अजहर को मूवी का लेवल बढ़िया लगा 1976 के हिसाब से। भाई सही कह रहे हो, ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है। संजय को भी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी, खासकर थ्योरी समझाने वाला पार्ट। यहाँ कीर्ति श्रीवास्तव ने जॉन विक चैप्टर 4 के लिए रुके मचा रखे हैं। जॉन विक का 4th पार्ट आएगा संडे को, यानी कि कल रात 8 बजे, वो भी द गुड सिनेमा 2.0 पे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ जॉन विक 4 देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।